एक बार फिर ऑजी लॉग में वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ों पर, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम होगा। और आपको हम दिखाते हैं कुछ चीज़ें भी मेलबर्न में जो कुछ दिनों में मैं विज़िट करूँगा, वो भी मैं आपको विज़िट कराऊँगा काफ़ी सारी चीज़ें वीडियोस में। और आज हम बैठे हुए हैं ऑडी Q7 में, और Q7 को चलाएंगे, थोड़ा इसका मज़ा भी लेंगे और फिर चीज़ों का भी आपको बताते जाएंगे साथ साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस करना चाह रहा था, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। तो मुझे मोबाइल को रखने दें कहीं पर। हाँ, ये बेटर है। चलें जी, तो अपना सफ़र जो है स्टार्ट करते हैं। मैं निकल रहा हूँ अभी ऑफिस की तरफ, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाते जाएंगे। सो वेल, इसकी सीटेड जो है वो हीटेड है। और अभी हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ, और अभी हम हैं मेलबर्न सिटी में, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिटी है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको घूमने कुछ चीज़ें मिलेंगी, और जहाँ भी आप विज़िट करना चाहेंगे आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल होगा, ट्रिप होगा। सो सबसे जो फेमस चीज़ है वो मेलबर्न में और काफ़ी सारी एरियाज़ में मुझे ये नज़र आती है कि यहाँ के जो फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और कलरफुल हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा आपको व्यू देते हैं। कहीं भी आप विज़िट करेंगे, कहीं भी जाएंगे, दैट्स रियली अमेजिंग। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि नाइट लाइफ आपने बड़ा सुना होगा कि बड़ी ही फेमस है इधर मेलबर्न नाइट लाइफ। तो वो बड़ी डिफरेंट होती है, और कहीं भी आप जो है जाते हैं फॉर दैट, तो बड़ा ही आपको इंजॉय करते हैं उसको। मैंने क्या हुआ, मैं गया जस्ट फ्यू डेज अगो। बड़ी फेमस स्ट्रीट है यहाँ की, जो मैंने इन द नाइट टाइम मैंने विज़िट की। बड़ा मैं कंफ्यूज हो गया और शॉक्ड हो गया कि यार इतनी जो है ऑसम लाइफ, नाइट लाइफ आपको देखने को मिलती है मेलबर्न में। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे मेलबर्न से कि चैपल स्ट्रीट जो है इस तरह हमें देखने को मिलेगी। वैसे मुझे मार्केट बड़ी पसंद है, पराहा मार्केट, और पराहा एरिया जो है वो एक मतलब कि सिटी का सबब है, और वहाँ पे मुझे वो स्ट्रीट बड़ी पसंद है। क्यों? क्योंकि मोर देन सिटी में उसको लाइक करता हूँ। वो इसलिए कि अगर सिटी में हम जाते हैं तो बड़ा ही क्राउड मिलता है हमें देखने को, और क्राउड के साथ साथ हमें देखने को मिलता है जो है मतलब कि चीज़ें आपको जो है हाइजीनिक नहीं मिलेंगी। थोड़ा बहुत जो है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अगर सिटी में, तो सिटी में बेसिकली आपको ट्रैम फ्री मिलती है। तो ट्राम में कभी कभी भी आप कहीं भी विज़िट करते हो, दैट्स फ्री फॉर यू जस्ट इन द सिटी, नॉट एनीवेयर एल्स। बाकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे आपको फिर पे करना पड़ता है माइकी के थ्रू। अगर आप आएंगे तो आपको फिर माइकी कार्ड यूज़ करना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें विज़िट करनी पड़ती हैं। अभी हम राइट टर्न ले रहे हैं, और राइट टर्न में हमें ख्याल करना पड़ता है कि अगर फ्रंट से कोई भी गाड़ी आती है या कोई भी अगर पेडेस्ट्रियल वॉक कर रहा है तो उसको हमें रास्ता लाजमी देना है। अगर हम रास्ता नहीं ले देंगे उनको, तो अगर हमें पुलिस ने कोर्ट कैच कर दिया, कोई भी फ़ाइन लगा सकते हैं, या डीमेरिट पॉइंट्स आ सकते हैं, या एक्सवाइजी बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको जो है आकर ओवरसीज़ लाइसेंस पर आप ड्राइव कर सकते हैं। इधर कोई भी अगर स्टूडेंट आता है या कोई पीआर पर आता है तो 4-6 मंथ्स आपको अलो करते हैं ड्राइव करना, और ड्राइव आप कर सकते हो। उसके बाद आपको लाजमी जो है फिर लाइसेंस लेना होता है, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस है। अगर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है तो आपको जो है लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपके पास ऑलरेडी ओवरसीज फुल लाइसेंस है, देन आप अप्लाई कर सकते हो ड्राइवर लाइसेंस कन्वर्जन के लिए।
देन आपको फुल ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है ऑस्ट्रेलिया में आकर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा नाइट लाइफ के बारे में, जो मैंने आपको अभी डिस्कस की, तो वो थी बेसिकली चैपल स्ट्रीट। चैपल स्ट्रीट बड़ी फेमस है यहाँ की, स्पेशली इन द नाइट लाइफ में। और सिटी जो है वो भी फेमस है नाइट लाइफ में, पर उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि चैपल स्ट्रीट में और ज़्यादा जो है आपको जो है एंजॉय कर सकते हो वहाँ पर। उसमें आपको बार मिलते हैं, क्लब्स मिलते हैं और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, बाहर आप बैठ सकते हो। हीटर्स उनके पास चल रहे होते हैं कि आप फिर कोल्ड ना फील करो। अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ है, अभी जो टेम्परेचर है नॉर्मली वो आपको रात के टाइम में 2, 3, 1 ये देखने को मिलता है, और दिन के टाइम में हमें 10, 8 ये टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स को बड़ा मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि वो जो है अप्लाई करें और यहाँ पर आएँ और अपना जो है करियर वो सेट करें, करियर पाथ फॉलो करके अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में ज़रूर उनको हर्डल्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप जो है उन मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे तो आप जो है फ्यूचर अपना वो करियर वो सेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको हर्डल्स देखनी लाजमी है और थोड़ा सा काम करें, मेहनत करें। शाहिद अनवर की मैंने बातें सुनी है काफ़ी सारी, तो वो जो है कहता है, गालियाँ देता है सबको कि पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी वो। अगर देखा जाए कि वो वैसे झूठ नहीं बोलता, काफ़ी सारी चीज़ें वो गलत भी करता है, ये नहीं कि सब उसकी चीज़ें सही हैं, पर वो काफ़ी सारी चीज़ें उसकी भी गलत भी हैं और कुछ चीज़ें उसकी सही भी हैं, कुछ बातें उसकी सही हैं। जो कहता है कि पाकिस्तानी लोग जो काम नहीं करते और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो हकीकत है मैंने खुद देखा है। वहाँ पर आप जो लोग हैं वो यहाँ पर जो पाकिस्तान में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, होटल पे बैठते हैं, चाय पीने बैठ गए, या कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाने चले गए, या काफ़ी टाइम जो है वो बाहर स्पेंड कर दिया होटल में बगैर किसी काम के, बगैर फजूल में। स्पेशली मैं बात करूँगा उन रीजन्स की जो रूरल एरियाज़ में आते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारी अवेयरनेस जो है वो नहीं है। तो इतने जो है लोग जो हैं वो इतने इलिटरेट हैं, तो फिर वो काफ़ी सारी हर्डल्स आती हैं फिर, क्योंकि आप फिर प्रोफेशनल नहीं हो, काफ़ी सारे स्किल्स आपको सीखने हैं, तो उसमें फिर हर्डल्स आती हैं। सबसे पहला तो मैं कुछ स्टेप्स आपको इम्पोर्टेंट जो है वो अभी बताने जाऊँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो ये हैं कि जैसे ही आपका स्टूडेंट वीज़ा लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो ऑस्ट्रेलिया में, चाहे आप इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, मुझे किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, जस्ट मैं शेयर करना चाहूँगा नॉलेज और काफ़ी सारी चीज़ें जो सीख सकें लोग, समझ सकें और गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना पाथ वो फॉलो कर सकें। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। यूनिवर्सिटी आपको जो है कंडीशन लेटर देती है। अगर आपके पास कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ जो है कम है, आपके पास कोई अगर इंग्लिश टेस्ट जो है वो आपने क्लियर नहीं किया हुआ, उसमें कम मार्क्स हैं, कम स्कोर कम है, फिर आपको वो जो है कंडीशन लेटर देती है यूनिवर्सिटी। फिर कंडीशन लेटर के बाद आता है अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट फुल कर जाते हो, फुलफिल करने के बाद, तो फिर आपको वो देती है दूसरा सर्टिफिकेट, वो अनकंडीशनल सर्टिफिकेट होता है एनरोलमेंट के लिए। अनकंडीशनल सर्टिफिकेट पर आपको फिर वो जो है ऑफ़र करती है कि आप हमारी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए हो, और अब जो है हमें हमारे इस अकाउंट में फ़ीस सबमिट कराएं और एडमिशन के लिए अपना COE सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट बेसिकली वो हमसे लें। तो COE आपका सबसे नेसेसरी होता है, जो बेसिक स्टेप है आपका। इंग्लिश के बाद वो COE होता है, COE आपके पास होना लाजमी है। उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिल सकता और आप एलिजिबल नहीं हो सकते, बिल्कुल ही मतलब नॉन एलिजिबिलिटी है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हैं। वो आपको मिल गया COE सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। उसके बाद आपकी बारी आती है फ़ीस पे करने की। फ़ीस आपने पे कर दी, फ़ीस डायरेक्टली आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करनी होती है, ना ही किसी एजेंट को देनी होती है, और ना ही किसी जो है
दूसरे किसी कंसल्टेंट को देनी होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। काफ़ी सारे कंसल्टेंट इसमें जो है, मैं माफ़ी चाहूँगा कंसल्टेंट से भी, पर वो कुछ जो है वो फ्रॉड कर लेते हैं या पैसे खा जाते हैं स्टूडेंट्स के, या फिर वो उनको पैसे रिटर्न नहीं करते, तो बड़ा ही फिर मसला होता है। फिर उनको आश्रय पे आश्रय देते हैं कि हम जो है आपको फ़ीस वापस जो है वो तो नहीं कर सकते, पर आपको मिलेगी ज़रूर। तो फिर वो आश्रय देकर बार बार जो है उस पर टाइम स्पेंड हो जाता है, फिर आपको रिटर्न नहीं होता। तो बड़ा ही मसला है इस चीज़ का। तो इसलिए उसके बाद आपका स्टेप आता है फ़ीस पे करने का, और आप फ़ीस पे करेंगे तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यूनिवर्सिटी हमारी फ़ीस खा जाएगी या इस तरह का कोई सीन होगा। बेसिकली वो आपकी इनरोलमेंट एक अलग से फ़ीस होती है, वो आपको वापस नहीं देती, और कुछ चीज़ों की होती है वो आपको एडमिशन फ़ीस होती है वो आपको वापस नहीं देती। बाकी जो आपकी फ़ीस होती है पर सेमेस्टर की, या ट्राइमेस्टर या सेमेस्टर या एनुअल, जो भी XYZ, वो आपको रिटर्न आती है इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको वापस आती है। अगर आपका वीज़ा लग गया तो फिर वो आपको वापस नहीं आती, तो उसमें आपको फिर ट्रैवल करना होता है लाजमी। ठीक है, अब सेकंड थर्ड स्टेप ये हो गया कि भाई फ़ीस सबमिट कराई आपने COE पर, फ़ीस सबमिट आपने कराई, फिर आपको COE मिल गई। ठीक है, COE उसके बाद मिलती है जैसे आपने फ़ीस पे कर दी, उससे पहले आपको अनकंडीशनल लेटर मिलता है। COE मिलने के बाद आपका स्टेप आता है कि भाई हमें जो है अब वीज़ा अप्लाई करना है। फिर वीज़ा के लिए आपको स्टेटमेंट्स और फ़ीस पे की है यूनिवर्सिटी की वो चीज़, उसकी श्योरिटी और पेरेंट्स की श्योरिटी, और जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो आपके लिए फ़ीस भर रहा है, उसकी स्टेटमेंट, और रिहाइश के डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स, आपके पास कितनी जायदाद है, और कितना जो है आपने आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो पर एनम बेसिकली कितना जो है अर्न कर रहा है, चाहे वो बिजनेस से है, चाहे वो जॉब से है, चाहे XYZ कहीं से भी है। तो टोटल ऐड करके आपको बताना होता है कि पर एनम हमारा कितना बन रहा है। तो पर एनम बता सकते हो या पर मंथ बता सकते हो। पर मंथ एटलीस्ट अगर PKR में देखा जाए तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो कोई 2 से 3 लाख तक मिनिमम जो है पर मंथ अर्निंग होनी चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और डीप में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ज़्यादा डीप में चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको ज़्यादा गाइड कर पाऊँगा डीप में। बाकी ओवरव्यू में अच्छा आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका फिर जो है टाइम आता है क्या कहते हैं वीज़ा का। आपकी सारी स्टेटमेंट हो गई, आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करा दिए, हर एक चीज़ आपके, फिर वीज़ा फाइल होता है। वीज़ा फाइल आपका कंसल्टेंट करता है, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, पर बेटर ये होता है कि आपका कंसल्टेंट करे, क्योंकि वो हर एक डॉक्यूमेंट्स जो है अच्छे से जानता है कि कहाँ किस तरह अटैच होगा और कहाँ जो है हमें SOP अटैच करनी है। तो SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होती है, वो भी आपको वीज़ा के लिए लाजमी देनी होती है कि भाई हम क्यों आ रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कितने टाइम तक रहेंगे और क्या स्टडी करेंगे। हमारा जो स्टडी प्लान है वो प्रीवियस स्टडी से, पास स्टडी से रिलेवेंट करता है या नहीं करता। तो रिलेवेंट होना लाजमी है। इस चीज़ को आप जब भी अप्लाई करें वीज़ा, इस चीज़ का आपको लाजमी ख्याल करना है कि हम जब भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा प्रॉपर जो है उस चीज़ में हो, कोई इररिलेवेंट सब्जेक्ट आपने नहीं उठाना स्टडी के लिए। फिर आप बता सकते हो SOP में कि हमने क्यों चूज़ किया, उसकी आप डिटेल्स दोगे, उसके बारे में आप बताओगे कि हमें क्या क्या आता है इस फील्ड में, इस चीज़ों में, तो बड़ा आपको लिए बेटर हो जाएगा। फिर आप बड़ी आसानी से ले सकते हो। आपका वीज़ा आ गया, वीज़ा आने के बाद फ़ौरन बाद आपने अकोमोडेशन ढूंढना होता है या किसी से कांटेक्ट करना होता है कि आप जो है कहाँ पर रिहाइश करेंगे, उससे कांटेक्ट करके उससे कांटेक्ट में रहें। और फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है, अच्छा डेट होती है यूनिवर्सिटी की, जो डेट यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि इस डेट पर आपने ये क्लास अटेंड करनी है। तो फर्स्ट क्लास वो होती है, उस डेट से पहले आपने पहुंचना होता है लाजमी ऑस्ट्रेलिया। अगर आप उस डेट पर क्लास में नहीं आए, उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं आ गया हूँ या मैं आ गई हूँ, लड़की है लड़का है XYZ, तो आप उनको इन्फॉर्म करना होता है कि हम जो आ गए हैं। फिर आपको वो उस स्टूडेंट को टिक कर देते हैं कि ये स्टूडेंट यहाँ पर पहुँच गया है। तो फिर उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें
अकोमोडेशन हो गया आपका यहाँ पर आके फिर आप स्टार्ट कर लेते हो और स्टडी। और लोग परेशान होते हैं काफ़ी सारे कि स्टडी किस तरह से है ऑस्ट्रेलिया में। तो स्टडी आपको अगर आप कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो जहाँ पे ऑन कैंपस क्लासेस हैं, तो वो ऑन कैंपस आपकी क्लासेस होंगी कोई 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम वीक। तो ये है कि बाकी उसके अलावा अगर ऑनलाइन है तो फिर वो पर्टिकुलर जो है वो डेज चूज़ कर सकते हैं, टाइम चूज़ कर सकते हैं और फिर वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो इतनी कोई हर्डल नहीं होती क्लासेस में, आप क्लासेस इजीली ले सकते हो 1 घंटा निकाल के 2 घंटे निकाल के। तो 2 घंटे की मतलब वो क्लास होती है कि चाहे आप 1 घंटा अगर ऑनलाइन अटेंड कर लेते हो तो दैट्स फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत ही लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि हम जो है क्या हम अर्न कर पाएंगे इतना ऑस्ट्रेलिया में कि हम फीस पे कर पाएँ। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि आप बरीज की तरफ हैं, दूसरी चीज़ों की तरफ अलग प्रोफेशनल चीज़ों की तरफ हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी इस बात का जवाब है कि हाँ आप इतना अर्न कर सकते हैं कि अपनी फ़ीस पे कर पाएँ, पर उसके लिए आपको अपने खर्चे जो है उस पर एक्सपेंसेस जो है वो थोड़े बचा कर चलना होता है। फिर जो है आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सकते हैं। अगर आपने आप कर IIT करनी है और पैसे उड़ाना है या कोई भी जो है बाहर आउटिंग करनी है, बार बाहर कैफेटेरिया में रेस्टोरेंट्स में जाना है, तो फिर आप जो है सेव नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी फिर इम्पॉसिबल है क्योंकि आपके फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आप फिर यूनिवर्सिटी को फ़ीस जो है वो पे नहीं कर सकते। अगर आपने यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे नहीं की तो फिर आपको उस टाइम जो है यूनिवर्सिटी वहाँ से COE आपकी कैंसिल कर देती है। अगर आपकी COE कैंसिल हो गई तो एग्जैक्टली आपका वीज़ा भी फिर वो वैलिड नहीं होता। चलें, ये थी इन्फॉर्मेशन कुछ छोटी मोटी ऑस्ट्रेलिया के बारे में और हमें फिर इजाज़त दें। फिर आपके साथ मिलेंगे कहीं किसी वीडियो में, अच्छी वीडियो में, तो आपको फिर विज़िट कराएंगे मेलबर्न, विक्टोरिया में या ऐसे में भी, और आपको फिर विज़िट कराएंगे। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और बस अभी पहुँचने लगे हैं ऑफिस की तरफ, तो फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो ऑजी लोग को लाजमी लाइक कीजिएगा और आमिर बलोच फेसबुक प्रोफाइल पे फॉलो करके शेयर कीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।